नमस्ते। भारत का इतिहास कमाल का है ना? कुछ दौर तो ऐसे हैं जिन्हें हम सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि जीना चाहते हैं। आज हम एक ऐसे ही दौर की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहा जाता है, गुप्त साम्राज्य। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस दावे में कितनी सच्चाई है। सोचिए, एक ऐसा वक्त जब ज्ञान अपने चरम पर था, विज्ञान नई नई खोजें कर रहा था और कला और संस्कृति सोने की तरह चमक रही थी। ये लाइनें हमें उस जमाने की शान की एक छोटी सी झलक देती हैं। तो आइए समय में पीछे चलते हैं और इस शानदार युग का सफर शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यही समझेंगे कि गुप्त काल को आखिर स्वर्ण युग कहते ही क्यों हैं, और फिर हम देखेंगे कि इस शानदार साम्राज्य की शुरुआत हुई कैसे। देखिए, हर बड़े साम्राज्य के पीछे एक कहानी होती है। गुप्त वंश की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मौर्य साम्राज्य के बिखरने के बाद जो एक राजनीतिक खालीपन सा आ गया था, उसी में से एक नई ताकत ने जन्म लिया। तो इस वंश की नींव रखी श्री गुप्त ने, जिन्होंने महाराज की उपाधि ली। उनके बाद आए उनके बेटे घटोत्कच। लेकिन आप जानते हैं, हर डायनेस्टी में कोई एक ऐसा आता है जो सब कुछ बदल देता है, जो एक वंश को एक विशाल साम्राज्य बना देता है। गुप्तों के लिए वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी सोच, उनकी दूरदर्शिता। उन्होंने क्या किया? उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी से शादी की। अब ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था। सोचिए, उस दौर में लिच्छवी कितने ताकतवर और रिस्पेक्टेड गणराज्य थे। इस शादी ने चंद्रगुप्त को सिर्फ एक मजबूत साथी ही नहीं दिया, बल्कि वो लेजिटिमेसी, वो प्रेस्टीज दी जो एक साम्राज्य खड़ा करने के लिए जरूरी थी। तो एक तरफ तो ये पावरफुल मैरिज, और दूसरी तरफ चंद्रगुप्त ने अपनी पोजीशन को और भी पुख्ता किया। उन्होंने उपाधि ली महाराजाधिराज की, मतलब महान राजाओं के भी राजा। ये एक तरह का ऐलान था कि अब वो कोई छोटे मोटे राजा नहीं रहे। और इस नए दौर की शुरुआत को यादगार बनाने के लिए उन्होंने शुरू किया गुप्त संवत, एक नया कैलेंडर जो उनके राज्याभिषेक का प्रतीक था। अब साम्राज्य की बागडोर आती है एक ऐसे शासक के हाथ में जो एक तरफ तो अजेय योद्धा था और दूसरी तरफ कला का बहुत बड़ा दीवाना। और ये थे समुद्रगुप्त। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने उन्हें यूं ही भारत का नेपोलियन नहीं कहा था। उनकी मिलिट्री जीनियस और जीत के लिए ये उपाधि दी गई थी। उन्होंने एक के बाद एक लड़ाइयां लड़ी, उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक। दर्जनों राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाया और गुप्त साम्राज्य की सीमाओं को वहां तक पहुंचाया जहां तक पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन समुद्रगुप्त सिर्फ एक योद्धा नहीं थे। जरा इस स्लाइड को देखिए, ये उनकी पर्सनैलिटी का एक बिल्कुल ही अलग पहलू दिखाती है। मतलब सोचिए, जो सम्राट युद्ध के मैदान में किसी से नहीं हारता, वही अपने सिक्कों पर बड़े सुकून से वीणा बजा रहा है। इससे पता चलता है कि वो कला और संस्कृति के कितने बड़े पारखी थे। समुद्रगुप्त की शख्सियत में कई रंग थे। उनकी जीतों का पूरा ब्यौरा हमें मिलता है प्रयाग प्रशस्ति से, जिसे उनके दरबारी कवि हरिशेन ने लिखा था। ये एक तरह का हिस्टोरिकल ट्रेजर है जो हमें उनके अभियानों की पूरी कहानी बताता है। लेकिन वो सिर्फ जीते ही नहीं थे, वो धार्मिक तौर पर भी बहुत टॉलरेंट थे। उन्होंने विद्वानों को बहुत सम्मान दिया, और तो और उन्होंने खुद कविराज यानी कवियों के राजा की उपाधि ली थी। कमाल है ना? समुद्रगुप्त के बाद साम्राज्य पहुंचा अपने सबसे ऊंचे शिखर पर, एक ऐसे शासक के दौर में जिन्हें इतिहास आज भी विक्रमादित्य के नाम से याद करता है, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पिता की विरासत को और भी आगे बढ़ाया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी मिलिट्री अचीवमेंट थी शकों पर जीत। ये शक शासक सदियों से पश्चिमी भारत में एक बहुत बड़ी ताकत बने हुए थे। तो उनको हराना सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, बल्कि इसने साम्राज्य के लिए दौलत और व्यापार के ऐसे दरवाजे खोल दिए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और ये स्लाइड हमें दिखाती है कि कैसे। देखिए, इस जीत से गुप्त साम्राज्य को सीधे अरब सागर का एक्सेस मिल गया। इसका मतलब रोम और पश्चिम के देशों के साथ ट्रेड में जबरदस्त उछाल आया। इससे जो पैसा और समृद्धि आई, उसने कल्चर और आर्ट के विकास के लिए एक मजबूत जमीन तैयार कर दी। और इसी आर्थिक खुशहाली ने आर्ट, लिटरेचर और साइंस में एक ऐसा एक्सप्लोजन किया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। और इस इंटेलेक्चुअल पीक का सिंबल है ये नंबर 9। ये उनके दरबार के मशहूर नवरत्नों या 9 अनमोल हीरों का प्रतीक है। और इन नवरत्नों में कौन कौन थे? महाकवि कालिदास, महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट। सोचिए, उन्होंने यूरोप से करीब 1000 साल पहले बता दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। और आयुर्वेद के पितामह धन्वंतरी जैसे दिग्गज
सच में ये ज्ञान का स्वर्ण युग था। और इस खुशहाली का सबूत हमें सिर्फ भारतीय सोर्सेस से नहीं मिलता। एक चीनी बौद्ध यात्री थे, फाहियान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में भारत आए थे। उन्होंने अपने लेखों में बताया कि देश कितना शांत, समृद्ध और वेल ऑर्गेनाइज था। इससे पता चलता है कि यह समृद्धि सिर्फ राजा के दरबार तक ही सीमित नहीं थी। लेकिन जैसा कि होता है, हर साम्राज्य का एक शिखर होता है और फिर ढलान भी आती है। गुप्त साम्राज्य का सुनहरा दौर भी हमेशा नहीं रहा। इसके बाद के राजाओं के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां आईं और धीरे धीरे साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आए कुमारगुप्त प्रथम। उनका शासनकाल ज्यादातर शांतिपूर्ण रहा और उनकी सबसे बड़ी, सबसे यादगार देन थी नालंदा महाविहार की स्थापना। ये सिर्फ एक मोनेस्ट्री नहीं थी, ये प्राचीन दुनिया की पहली महान यूनिवर्सिटीज में से एक बनी, जहां पूरे एशिया से स्कॉलर्स पढ़ने आते थे। और फिर आए स्कंदगुप्त, जिन्हें अक्सर गुप्त साम्राज्य का आखिरी महान रक्षक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके सामने चुनौती थी क्रूर हूणों की, जो मध्य एशिया से आए थे और उस समय पूरी दुनिया के साम्राज्यों के लिए एक खौफ का नाम थे। स्कंदगुप्त ने उन्हें एक नहीं, कई बार हराया, लेकिन इस लगातार लड़ाई की कीमत बहुत भारी थी। शाही खजाना लगभग खाली हो गया और इसका असर हमें उस दौर के सोने के सिक्कों की क्वालिटी में गिरावट के तौर पर भी दिखता है। तो हमने साम्राज्य के बनने और बिखरने की कहानी देखी। अब थोड़ा रुकते हैं और समझते हैं कि गुप्त काल की वो कौन सी विरासत है जो आज भी हमारे साथ है। देखिए, इतना बड़ा साम्राज्य इतने लंबे समय तक चला, तो इसका एक बड़ा कारण था उनका वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सबसे ऊपर राजा, उनकी मदद के लिए एक मंत्री परिषद, और फिर पूरे साम्राज्य को प्रांतों और जिलों में बांटा गया था ताकि शासन चलाना आसान हो। लेकिन अगर हम समाज की बात करें तो गुप्त काल की तस्वीर थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ तो ये वैष्णव धर्म के उदय का समय था, भक्ति आंदोलन की जड़ें यहीं से शुरू होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था और भी ज्यादा सख्त हो गई, और कुछ हिस्टोरिकल एविडेंसेस ये भी बताते हैं कि महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई और सती प्रथा जैसी कुरीतियां भी इसी दौर में पनपने लगी, जहां एक विधवा को अपने पति की चिता पर जलने के लिए मजबूर किया जाता था। तो हम घूम फिर कर वापस उसी सवाल पर आ गए हैं जहां से हमने शुरू किया था। एक तरफ विज्ञान, कला और साहित्य की वो शानदार उपलब्धियां, और दूसरी तरफ ये सामाजिक जटिलताएं। तो क्या गुप्त काल को स्वर्ण युग कहना सही है या ये एक ओवर सिंप्लीफिकेशन है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतिहास कभी भी सिर्फ काला या सफेद नहीं होता, वो हमेशा